नमस्कार दोस्तों, विजय कोचिंग सेंटर के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम लोग संविधान की जो श्रृंखला पढ़ रहे हैं उसमें पिछली वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि किस प्रकार से अंतरिम सरकार का गठन हुआ, अंतरिम सरकार के गठन में कौन कौन मंत्री शामिल हुए थे, किसे कौन कौन सा मंत्रालय दिया गया था, ये सारी चीजें हो गई थी। तो थोड़ा सा पीछे की क्लास का हम लोग सरसरी निगाह से 2 मिनट में रिविजन कर लेते हैं। पिछली क्लास में हमने आपको पढ़ाया था कि कैबिनेट मिशन भारत आया, और जब कैबिनेट मिशन मार्च 1946 में भारत आता है तो उसने अपनी रिपोर्ट में कहा कि भारत के लिए एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा, संविधान सभा निर्वाचनी सभा का गठन किया जाएगा, इसके लिए चुनाव कराया जाएगा, अप्रत्यक्ष रूप से करवाया जाएगा, प्रांतों की विधानसभाओं से करवाया जाएगा। तो ये सारे प्रावधान हुए थे। संविधान सभा का चुनाव भी हुआ था। जुलाई 1946 में संविधान सभा का चुनाव होता है, और 1946 में चुनाव के बाद 12 अगस्त 1946 को जब कांग्रेस को अंतरिम सरकार बनाने का न्योता मिला तो मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया, और इसके बाद गांधी जी ने माउंटबेटन के कहने पर इस दंगे को, जो प्रत्यक्ष विद्रोह मनाया गया था, वो मुस्लिम लीग के द्वारा किया गया था, उसको शांत कराया गया। तो गांधी जी को कहा गया वन मैन बाउंड्री फोर्स, और वहां से आज हम आगे चलते हैं तो फिर अंतरिम सरकार का गठन होता है। अंतरिम सरकार का गठन हुआ था 2 सितंबर 1946 को, जिसमें प्रारंभ में कांग्रेस के 12 सदस्य शामिल थे और मुस्लिम लीग के सदस्य प्रारंभ में इसमें शामिल नहीं थे, और 26 अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग के 5 सदस्य शामिल होते हैं, और उसके बाद धीरे धीरे कहानी आगे बढ़ती है। माउंटबेटन भारत के 34वें गवर्नर जनरल बनकर आते हैं। क्लेमेंट एटली ने इनको नियुक्त किया, और क्लेमेंट एटली ने ही 20 जून 1946 को घोषणा किया कि हम 1948 में भारत को क्या करेंगे, आजाद कर देंगे, और उसके बाद भारत अपना शासन प्रशासन क्या करेगा, चलाएगा। तो यहाँ तक की कहानी हो चुकी थी। आज यहाँ से हम लोग आगे चलते हैं, और आज हम लोग पढ़ेंगे इसमें पहले माउंटबेटन योजना कि माउंटबेटन योजना क्या है, और माउंटबेटन योजना के बाद आगे हम लोग एक एक करके देखते हुए चलते हैं। ठीक, तो पहली टॉपिक आज हम लोगों की क्या होगी, माउंटबेटन योजना। पहली टॉपिक है आज की माउंटबेटन योजना। माउंटबेटन योजना, ये योजना कब आई थी, 3 जून 1947। ये योजना कब आई थी, 3 जून 1947। कहानी समझते हैं। लॉर्ड लुई माउंटबेटन, लॉर्ड लुई माउंटबेटन, माउंटबेटन ये भारत के 34वें और अंतिम विदेशी गवर्नर जनरल बनकर भारत आए। ये भारत के 34वें गवर्नर जनरल बनकर भारत आए, या क्लेमेंट एटली ने इनको गवर्नर जनरल बनाकर भारत भेजा। और जब भारत भेजा तो ये किसके स्थान पर गवर्नर जनरल बने, तो ये विस्काउंट वेवेल के स्थान पर गवर्नर जनरल बने। किसके स्थान पर, विस्काउंट वेवेल के स्थान पर भारत के गवर्नर जनरल बनते हैं। और जब इनको भारत का गवर्नर जनरल बनाकर भेजा जाता है तो इन्होंने ब्रिटेन की सरकार से कुछ अपने लिए विशेषाधिकार लिए, ताकि हमको बार बार किसी निर्णय लेने के लिए बार बार ब्रिटेन दौड़कर ना जाना पड़े, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री से ना मिलना पड़े, भारत सचिव से ना मिलना पड़े। इन सब के लिए इन्होंने विशेषाधिकार थोड़ा सा अपने लिए मांगा, और उसको लेकर के भारत आए। अब माउंटबेटन जब भारत आते हैं तो इन्होंने क्या किया कि भारत के जो बड़े नेता थे उन बड़े नेताओं से मिलने की कोशिश किया, भारत के बड़े नेताओं से मिलने की कोशिश किया, और उनसे विचार विमर्श किया कि हमको आगे क्या करना चाहिए, किस प्रकार से हम लोग जो मतभेद है भारत पाकिस्तान हिंदू मुस्लिम, इसको किस प्रकार से दूर किया जाए। तो जब माउंटबेटन भारत के बड़े नेताओं से मिले, चाहे वो मुस्लिम लीग के रहे हों, चाहे वो कांग्रेस के रहे हों, या चाहे अन्य किसी पार्टी से रहे हों, तो सभी लोगों ने अपना अपना ओपिनियन दिया। जब सभी लोगों के ओपिनियन को, सभी लोगों के मत को सुनने के बाद जब माउंटबेटन
अपने निष्कर्ष पर पहुंचे तो इन्होंने उससे पहले थोड़ी सी कुछ कहानी और हुई थी, उसको हम लोग समझते हैं। इन्होंने भारत के विभाजन को लेकर के गांधी जी से, अबुल कलाम आजाद से, मोहम्मद अली जिन्ना से, सरदार पटेल से, पंडित जवाहरलाल नेहरू से, सभी लोगों से बातचीत किया। तो विभाजन के लिए 3 लोग राजी थे, लेकिन 2 लोग राजी नहीं थे। अब राजी कौन कौन नहीं था? तो महात्मा गांधी और मौलाना अबुल कलाम आजाद, ये दोनों लोग विभाजन के लिए पक्ष में नहीं थे, विभाजन के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन जिन्ना, सरदार पटेल और पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये तीनों लोग चाहते थे जब जिन्ना चाह रहे हैं तो हम लोग विभाजन कर लेते हैं, एक हिंदू राष्ट्र बन जाता है और एक मुसलमान राष्ट्र बन जाता है। तो थोड़ा सा यहाँ पर कहानी को समझिएगा। जब माउंटबेटन भारत के वायसराय बनकर आते हैं तो इन्होंने भारत के बड़े नेताओं से, भारत के सभी प्रभावशाली नेताओं से, नेताओं से मुलाकात किया। सभी प्रभावशाली नेताओं से मुलाकात किया, विचार विमर्श किया, और विचार विमर्श करने में निर्णय क्या निकल कर आया, या कौन कौन सी बातें बाहर निकल कर आती हैं। तो अगर भारत के विभाजन की बात की जाए तो भारत के विभाजन के पक्ष में, भारत के विभाजन के पक्ष में 3 लोग थे। भारत के विभाजन के पक्ष में 3 लोग थे। कौन कौन? एक पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और मोहम्मद अली जिन्ना। सरदार वल्लभ भाई पटेल और मोहम्मद अली जिन्ना। और जो विभाजन के विरोधी थे या विभाजन के पक्ष में नहीं थे, विभाजन के अगर विरोधी की बात की जाए तो महात्मा गांधी और मौलाना अबुल कलाम आजाद। मौलाना अबुल कलाम आजाद, ये 2 लोग भारत के विभाजन के पक्ष में नहीं थे। अब आगे क्या हुआ? जब विभाजन के पक्ष में ये नहीं थे तो माउंटबेटन ने, गांधी जी ने माउंटबेटन से कहा, यहाँ पर हुआ क्या, गांधी जी ने माउंटबेटन से कहा कि जिन्ना को भारत की सरकार बनाने दिया जाए। अगर जिन्ना विभाजन के ही पक्ष में है, उनको सत्ता ही चाहिए, तो जिन्ना को भारत का क्या बना दिया जाए? भारत का प्रधानमंत्री। जिन्ना को भारत की सरकार बनाने दिया जाए, सरकार बनाने दिया जाए। जब जिन्ना को सरकार बनाने के लिए ऑफर किया गया तो जिन्ना ने इसको मना कर दिया कि हमको सरकार नहीं बनाना है, हमको फाइनली क्या चाहिए? पाकिस्तान चाहिए। इन्होंने ऑफर को मना कर दिया और इन्होंने एक फिर से राग अलापा कि हमको क्या चाहिए? पाकिस्तान चाहिए। और जब यहाँ पर जिन्ना ने ये बात कहा, गांधी जी के कहने पर माउंटबेटन ने जिन्ना से बात किया कि ठीक है, आप कह रहे हैं तो हम एक बार बातचीत कर लेते हैं जिन्ना जी से। तो जब महात्मा गांधी के कहने पर माउंटबेटन जिन्ना से बातचीत किए कि आप ही भारत की सरकार बना लीजिए, अंतरिम सरकार, आप प्रधानमंत्री बन जाइए, लेकिन देश का विभाजन मत करिए। लेकिन उसके माउंटबेटन के कहने पर भी जिन्ना नहीं माने। इन्होंने कहा कि नहीं, हमको क्या चाहिए? पाकिस्तान चाहिए। जब इस तरीके से गतिरोध और बढ़ता गया, मामला किसी निष्कर्ष तक नहीं पहुंच रहा था, तो फिर यहाँ पर हुआ क्या? 3 जून 1947 को माउंटबेटन ने एक योजना प्रस्तुत किया। लेकिन योजना प्रस्तुत करने से पहले माउंटबेटन ब्रिटेन जाते हैं और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री से, क्लेमेंट एटली से मिल करके भारत आते हैं। उनसे विचार विमर्श करके जब भारत आते हैं तो माउंटबेटन ने
3 जून 1947 को माउंट बेटन ने 3 जून 1947 को 3 जून 1947 को भारत पाकिस्तान विभाजन के लिए भारत पाकिस्तान विभाजन के लिए एक योजना प्रस्तुत किया, एक योजना बनाया और प्रस्तुत किया और इसी योजना को कहा जाता है माउंट बेटन योजना। इसी योजना को कहा जाता है माउंट बेटन योजना। ठीक, और माउंट बेटन योजना के तहत ही भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ। माउंट बेटन योजना के तहत ही भारत पाकिस्तान का क्या होता है, विभाजन हुआ और भारत पाकिस्तान अलग अलग स्टेट बनाए गए। थोड़ी सी कहानी समझिएगा। यहाँ पर जब गांधी जी के कहने पर माउंट बेटन ने जिन्ना से बात किया, जिन्ना नहीं मानते हैं, तो माउंट बेटन एक बार जाते हैं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली से बातचीत करते हैं, विचार विमर्श करते हैं कि हम लोगों को आगे क्या करना चाहिए। भारत में बहुत ज्यादा राजनीतिक गतिरोध है, मतलब मतभेद है लेकर ये बातों को, नेता आपसी किसी एक निष्कर्ष पर नहीं पहुंच रहे हैं। तो वहां से जब ये वापस आते हैं तो योजना को बनाया और योजना को जब प्रस्तुत करने जा रहे थे, इन्होंने रेडियो पर प्रसारण किया, ऑल इंडिया रेडियो पर, कि हम भारत पाकिस्तान का क्या करना चाह रहे हैं, अब पार्टीशन करना चाह रहे हैं। तो वहां पर माउंट बेटन आखिरी बार अपने गवर्नर जनरल की पोशाक में आए और गवर्नर जनरल की पोशाक में आ करके इन्होंने क्या किया, गवर्नर जनरल की पोशाक जब ये पहनते हैं और आखिरी बार ये उस तरीके से पोशाक में जा करके घोषणा करते हैं कि हम भारत पाकिस्तान का क्या करते हैं, पार्टीशन करते हैं। और इसी योजना को कहा जाता है माउंट बेटन योजना। और माउंट बेटन योजना के तहत भारत पाकिस्तान का क्या हुआ, विभाजन हुआ। अब इसके बाद इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसके बाद हम लोग देखते हैं अगली टॉपिक। माउंट बेटन योजना के बाद अब यहाँ पर हम लोग आगे देखते हैं संविधान सभा का गठन, कि किस प्रकार से संविधान सभा का गठन होने के बाद संविधान सभा ने किस तरीके से काम करना शुरू किया, कब इसकी गठन हुआ, कब इसकी पहली बैठक हुई, कब दूसरी बैठक हुई, इन बैठकों में क्या निर्णय लिया गया। थोड़ा सा इसको हम लोग सीक्वेंस में समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम संविधान सभा के चुनाव की बात करें, संविधान सभा का चुनाव, तो संविधान सभा का चुनाव कब हुआ था? संविधान सभा का चुनाव हुआ था जुलाई 1946 में। जुलाई 1946 में। और इस चुनाव में, संविधान सभा के इस चुनाव में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिला था। संविधान सभा के इस चुनाव में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिला। अब जब कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिला तो फिर कांग्रेस ने 2 सितंबर 1946 को 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार बनाया। कांग्रेस ने 2 सितंबर 1946 को क्या किया, अंतरिम सरकार बनाया। और इसके बाद 6 दिसंबर 1946 को, कब की घटना है, 6 दिसंबर 1946 को, 6 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का गठन हुआ। संविधान सभा का क्या होता है, गठन होता है। कब?
6 दिसंबर 1946 को। और उसके बाद क्या हुआ, 9 दिसंबर 1946 को 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक होती है। संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई। और जब संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई तो इस प्रथम बैठक में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को क्या किया गया, अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। अब इसके बाद क्या हुआ, दूसरी बैठक होती है 11 दिसंबर 1946। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई। संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई और इस दूसरी बैठक में अध्यक्ष किसको बनाया जाता है, अध्यक्ष बनाया जाता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। और इसी समय दो लोगों को और दो पद दिए गए। किसको किसको, एक है H.C. मुखर्जी, जिनको कहा जाता है हरिश्चंद्र मुखर्जी। H.C. मुखर्जी मतलब हरिश्चंद्र मुखर्जी, इनको बनाया गया संविधान सभा का उपाध्यक्ष। ये क्या थे, ये संविधान सभा के उपाध्यक्ष बनाए गए। ये संविधान सभा के उपाध्यक्ष बनाए जाते हैं। और B.N. राव को क्या बनाया गया, इनको बनाया जाता है संविधान का या संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार। इनको बनाया जाता है संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार। यहाँ से ठीक ठाक सवाल पूछा हुआ है कि किसको किसको कौन सा पद दिया गया था। दो चीज हो गया। फिर तीसरी बैठक इसकी कब हुई थी, तो तीसरी बैठक होती है 13 दिसंबर 1946। 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की तीसरी बैठक होती है। संविधान सभा की क्या हुई, तीसरी बैठक हुई। और जब संविधान सभा की तीसरी बैठक हुई तो इस बैठक में हुआ क्या, इस बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो उद्देश्य प्रस्ताव था, जिसको प्रस्तावना बनना था, इस उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा में पेश किया। तीसरी बैठक में क्या हुआ, तीसरी बैठक में जो तीसरी बैठक हुई थी, इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा में पेश किया। उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा में पेश किया। संविधान सभा में पेश किया। और यही उद्देश्य प्रस्ताव, ये जो उद्देश्य प्रस्ताव था, यही इस उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को पारित किया। 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने इसको पारित किया। और जब ये पारित हो गया तो आगे चल करके यही उद्देश्य प्रस्ताव भारतीय संविधान की प्रस्तावना बनता है। यही उद्देश्य प्रस्ताव भारतीय संविधान की
यही उद्देश्य प्रस्ताव भारतीय संविधान की क्या बनता है, प्रस्तावना बनता है। अब यहाँ से प्रस्तावना से खूब विधिवत सवाल पूछा जाता है, प्रस्तावना से काफी ज्यादा सवाल बने हुए हैं। तो प्रस्तावना के से यहाँ पर दो चीज और आप याद रखिएगा। अगर हम केवल प्रस्तावना की बात करें कि प्रस्तावना कहाँ से लिया गया है, तो हम लोग क्या बोलते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका। लेकिन अगर हम प्रस्तावना की भाषा की बात करते हैं तो फिर हमारा आंसर क्या हो जाता है, ऑस्ट्रेलिया। प्रस्तावना की भाषा हम लोगों ने लिया है ऑस्ट्रेलिया से, जबकि प्रस्तावना केवल बात की है तो हम लोगों ने कहां से लिया है, संयुक्त राज्य अमेरिका से। थोड़ा सा एक बार इसको फिर से देखते हैं हम लोग। संविधान सभा के लिए चुनाव कब होता है, जुलाई 1946 में। और इस चुनाव में बहुमत किसको मिलता है, कांग्रेस को, क्योंकि कांग्रेस ने टोटल कितनी सीट जीती थी, कांग्रेस ने यहाँ पर टोटल 208 सीटों को जीता था और 73 सीट मिली थी मुस्लिम लीग को। 208 सीट को कांग्रेस ने जीता, 73 सीट मिली थी मुस्लिम लीग को। और उसके बाद 2 सितंबर 1946 को कांग्रेस ने अंतरिम सरकार का गठन किया, जिसमें 12 सदस्य थे, बाद में 5 मुस्लिम लीग के सदस्य शामिल होते हैं। फिर इसके बाद 6 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का गठन होता है और 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक होती है। और प्रथम बैठक कहां पर होती है, दिल्ली के सेंट्रल हॉल में। प्रथम बैठक जो हुई थी ये कहां पर हुई थी, दिल्ली के सेंट्रल हॉल में हुई थी, सेंट्रल हॉल में हुई थी। और इस बैठक में संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था, तो ये चुना गया था सच्चिदानंद सिन्हा को। और फिर दूसरी बैठक कब होती है, तो दूसरी बैठक होती है 11 दिसंबर 1946 को। और इस दूसरी बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना जाता है संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष। और इनके साथ साथ दो लोगों को और दो पद दिया गया, हरीशचंद्र मुखर्जी, जिनको हम शॉर्ट में HC मुखर्जी कहते हैं, इनको बनाया जाता है संविधान सभा का उपाध्यक्ष। और BN राव को बनाया जाता है संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार। और फिर इसके 2 दिन बाद 13 दिसंबर 1946 को तीसरी बैठक होती है। और इस तीसरी बैठक में क्या हुआ था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा में पेश किया। और उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा ने पारित कब किया, 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने पारित किया। और यही उद्देश्य प्रस्ताव आगे चल करके क्या बनता है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना। और जब ये प्रस्तावना बन जाता है तो प्रस्तावना से भी हम लोगों से 2 सवाल अक्सर पूछा जाता रहता है कि प्रस्तावना कहाँ से लिया गया है, हम लोग क्या बोलते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका से। और प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई है, हम लोग क्या बोलते हैं, ऑस्ट्रेलिया से। अब ये चीज हो गई संविधान सभा का गठन। तो यहाँ पर फिर हम लोग देखते हैं कि संविधान सभा ने जो संविधान का निर्माण किया वो कौन कौन सी समितियों के माध्यम से किया था, कौन कौन सी समितियां बनाई गई थी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर यहाँ से हम लोग आगे चलते हैं। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं संविधान के निर्माण में जिन समितियों ने अपना योगदान दिया था, या संविधान का निर्माण जिन समितियों के माध्यम से किया गया था। तो यहाँ पर कुछ मुख्य रूप से 7-8 समितियां हैं, इन लोगों को देख लेते हैं। इस समिति का नाम क्या है और इसमें से किस समिति का अध्यक्ष कौन बनाया गया था, कौन था। तो सबसे जो महत्वपूर्ण समिति है वो हमारी कौन सी है, प्रारूप समिति। और प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और उसके बाद दूसरी समिति हमारी कौन सी है, संघ संविधान समिति। और संघ संविधान समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू को। फिर तीसरी है प्रांतीय संविधान समिति और इसके अध्यक्ष बनाए गए थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। और उसके बाद है हम लोगों का चौथी समिति मूल अधिकार संबंधी समिति। इसके भी अध्यक्ष कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। अल्पसंख्यक वर्ग समिति या अल्पसंख्यकों के लिए जो संबंध में समिति बनाई गई थी वो उसके अध्यक्ष कौन थे, इसके भी अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। और जो मूल अधिकार संबंधी उप समिति बनाए थे, अगर मूल अधिकार संबंधी समिति पूछी जाए तो सरदार पटेल। और मूल अधिकार के संबंध में जो उप समिति थी उसके अध्यक्ष कौन थे, JB कृपलानी।
और छठवीं समिति हमारी कौन सी है? देशी रियासत समझौता समिति। मतलब जो भारत में 550 से अधिक देशी रियासतें थी, उन देशी रियासतों को किस प्रकार से भारत में शामिल किया जाए, उनसे बातचीत करना है, उनसे समझौता करना है। तो ये सारा काम किसको दिया गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। और नियम एवं संचालन समिति ये भी किसके पास थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। और लास्ट हम लोगों की झंडा समिति, देखो यहाँ पर थोड़ा सा विवाद होता है कि झंडा समिति का अध्यक्ष किसको माना जाए, जेबी कृपलानी को माना जाए या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। तो आजादी से पहले जो तदर्थ झंडा समिति बनी थी, वो उसके अध्यक्ष हुआ करते थे कभी जेबी कृपलानी, लेकिन जो संविधान सभा में समिति बनाई गई थी झंडा समिति, इसके अध्यक्ष किसको बनाया गया था? इसका अध्यक्ष बनाया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। तो एक बार फिर से समितियों को देख लेते हैं कौन कौन सी समितियां हैं। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल। मूल अधिकार संबंधी जो समिति थी और जो अल्पसंख्यक वर्ग से संबंधित समिति थी, इन दोनों के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और मूल अधिकार से संबंधित जो उप समिति थी, इसके अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी। और देशी रियासतों से समझौता के लिए जो समिति बनाई गई थी, इसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नियम एवं संचालन, जो संविधान सभा थी उसके नियम एवं संचालन समिति का अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, क्योंकि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और लास्ट हम लोगों की झंडा समिति, और झंडा समिति का अध्यक्ष किसको बनाया गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। अब यहाँ से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट समिति है, थोड़ा सा हम लोग उसको देख लेते हैं। इस समिति को कहा जाता है प्रारूप समिति। यहाँ से भी सवाल पूछा जाता है, समिति हमारी कौन सी है? प्रारूप समिति, या प्रारूप समिति को ही एक नाम और दिया जाता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? मसौदा समिति। प्रारूप समिति, या इसे को क्या कहा जाता है? मसौदा समिति, या इंग्लिश में इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ड्राफ्ट कमेटी। प्रारूप समिति मतलब अगर कोई कानून हमको बनाना है, कोई भी चीज बनाना होता है, तो सबसे पहले उसका हम लोग खाका तैयार करते हैं, ड्राफ्ट तैयार करते हैं। तो संविधान के लिए ड्राफ्ट तैयार करने का काम किसने किया था? इस समिति ने, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रारूप या मसौदा समिति। समझते हैं इसको। जो हमारी प्रारूप समिति है, इस प्रारूप समिति का अगर गठन पूछा जाए तो इसका गठन कब हुआ था? प्रारूप समिति का गठन किया गया था 29 अगस्त 1947। इसका गठन कब हुआ था? तो इसका गठन होता है 29 अगस्त 1947 को। और इसके अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? तो इसके अध्यक्ष बनाए जाते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसके अध्यक्ष की अगर बात की जाए तो इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष बनाए गए थे डॉक्टर BR अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अब यहाँ पर थोड़ा सा एक चीज हम लोग और समझते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के का जो चुनाव हुआ था, इससे भी सवाल पूछा जाता है कि पहली बार इनका चुनाव कहाँ से हुआ था, दूसरी बार इनका चुनाव कहाँ से हुआ था, क्यों दूसरी बार किया गया, पहली बार में क्यों नहीं इनको चुन लिया गया। तो कहानी क्या है, थोड़ा सा समझते हैं। जब पहली बार इनका चुनाव हुआ था, तो पहली बार इनका चुनाव भारत विभाजन से पहले हुआ था। पहली बार जब इनका चुनाव हुआ था तो भारत विभाजन से पहले, और पहली बार इनका चुनाव हुआ था बंगाल से। पहली बार इनका चुनाव हुआ था बंगाल से, और वो भी बंगाल का कौन सा भाग? पूर्वी भाग, आज के डेट में जिसको हम लोग कहते हैं बांग्लादेश, पूर्वी बंगाल से हुआ था। लेकिन जब भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो पूर्वी बंगाल बन गया पूर्वी पाकिस्तान, पूर्वी बंगाल बन गया पूर्वी पाकिस्तान। तो इनकी सीट चली जाती है पूर्वी पाकिस्तान में और ये हो जाते हैं संविधान सभा से बाहर। फिर इसीलिए इनका दूसरी बार चुनाव होता है। और जब दूसरी बार चुनाव हुआ तो दूसरी बार इनका चुनाव कहां से होता है?
दूसरी बार इनका जो चुनाव हुआ ये होता है बंबई से। दूसरी बार इनका चुनाव किया गया बंबई से। किसके स्थान पर हुआ था ये भी सवाल पूछा हुआ है। तो एक कांग्रेसी नेता हुआ करते थे जिनका नाम था M.R. जयकर। नाम क्या है इनका? M.R. जयकर के स्थान पर, मतलब M.R. जयकर साहब की सीट खाली करवा करके इनके स्थान पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का पुनः चुनाव कराया गया और ये बंबई से फिर से चुनाव जीत करके संविधान सभा में शामिल होते हैं। पहली बार कहां से हुआ था? पूर्वी बंगाल से। पूर्वी बंगाल विभाजन के बाद बन गया पूर्वी पाकिस्तान, इसीलिए इनकी सीट क्या हो जाती है? खाली हो जाती है। अब इसमें जो हमारी प्रारूप समिति है, इसमें अगर हम सदस्य की बात करें तो यहाँ से सवाल दो तरीके से पूछता है। अगर कुल सदस्य पूछा जाए तो यहाँ पर कुल सदस्य में अध्यक्ष भी शामिल होंगे, तब संख्या हम लोग बोलेंगे 7। लेकिन अगर केवल सदस्य की बात की जाए या केवल अन्य सदस्य की बात की जाए तो अन्य सदस्यों की संख्या हो जाएगी 6। दो तरीके से सवाल पूछा हुआ है। यहाँ से सवाल दो तरीके से पूछा है कि अगर कुल सदस्य की बात की जाती है तो सदस्य हो जाएंगे कुल 7। अगर केवल सदस्य पूछा जाए अन्य सदस्य तो हम लोग क्या बोलेंगे? 6 सदस्य। देखते हैं कौन कौन से हैं। तो 6 सदस्यों में पहले सदस्य हो जाएंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। पहले सदस्य कौन हो जाएंगे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। फिर दूसरे सदस्य हो जाएंगे N. गोपाला स्वामी आयंगर। दूसरे सदस्य कौन है? N. गोपाला स्वामी आयंगर। फिर तीसरे सदस्य हैं अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। कौन है? अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। चौथे सदस्य बनते हैं सैयद मोहम्मद सादुल्लाह। सैयद मोहम्मद सादुल्लाह। फिर पांचवें सदस्य के रूप में बनते हैं K.M. मुंशी। पांचवें सदस्य के रूप में बनते हैं K.M. मुंशी। अब बचते हैं दो लोग। कौन कौन? एक सदस्य हैं B.L. मित्र। B.L. मित्र। लेकिन बाद में इनके स्थान पर सदस्य बनते हैं N. माधव राव। N. माधव राव बाद में इनके स्थान पर बनते हैं। और सातवें सदस्य कौन है? सातवें सदस्य थे D.P. खेतान। सातवें सदस्य थे D.P. खेतान। इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। तो फिर इनकी मृत्यु के बाद इनके स्थान पर सदस्य कौन बनता है? तो इनके स्थान पर सदस्य बनते हैं T.T. कृष्णमाचारी। इनके स्थान पर सदस्य बनते हैं T.T. कृष्णमाचारी। T.T. कृष्णमाचारी से एक सवाल पूछा हुआ है कि ऐसा कौन सा सदस्य था जो प्रारूप समिति में था लेकिन राजस्थान से आया था या राजस्थान का प्रतिनिधित्व कर रहा था। तो हमारा यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? T.T. कृष्णमाचारी, जो कि राजस्थान के प्रतिनिधित्व करता थे। और यहाँ पर एक सवाल और पूछा गया है कि प्रारूप समिति में ऐसा कौन सा सदस्य था एकमात्र जो कांग्रेसी था। तो फिर हमारा आंसर क्या हो जाएगा? K.M. मुंशी यहाँ पर क्या थे? कांग्रेसी सदस्य थे। और T.T. कृष्णमाचारी क्या थे? राजस्थान का प्रतिनिधित्व करते थे। बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ से प्रारूप समिति से सवाल हर हाल में आपसे कहीं ना कहीं पूछा ही जाता है। तो थोड़ा सा एक बार इसको और हम लोग देखते हैं। प्रारूप समिति का दूसरा नाम क्या है? मसौदा समिति, क्योंकि इस समिति ने संविधान का मसौदा एक प्रकार से तैयार किया था। इसका गठन कब हुआ था? तो 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन होता है और इसका अध्यक्ष इसको बनाया जाता है। तो इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर।
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का पहली बार संविधान सभा के लिए चुनाव कहां से हुआ था? पूर्वी बंगाल से। लेकिन विभाजन के बाद पूर्वी बंगाल बन जाता है पूर्वी पाकिस्तान। तो इसके बाद पुनः इनका दूसरी बार चुनाव होता है कहां से? बंबई प्रेसिडेंसी से। और किसके स्थान पर हुआ? तो एम.आर. जयकर साहब की सीट खाली करवाएगी, उनके स्थान पर इनका चुनाव हुआ। फिर ये संविधान सभा में पहुंचते हैं। और प्रारूप समिति में अगर देखा जाए तो कुल 7 सदस्य हैं, और अगर अध्यक्ष को निकाल दिया जाए तो अन्य सदस्य की बात की जाएगी तो कितने सदस्य होंगे? 6। अब ये डिपेंड करता है कि सवाल किस प्रकार से पूछा हुआ है। तो 7 सदस्य कौन कौन से, इनका नाम देख लेते हैं। अध्यक्ष के रूप में हो जाते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। यहाँ पर अध्यक्ष के रूप में हो जाते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और कौन कौन से सदस्य हैं? तो एन.जी. आयंगर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, सैयद मोहम्मद सादुल्लाह, के.एम. मुंशी और बी.एल. मित्र। बाद में बी.एल. मित्र ने अपना पद छोड़ दिया था, तो इनके स्थान पर कौन बनाए गए थे? एन. माधव राव। और उसके बाद अंत में बने डी.पी. खेतान, और डी.पी. खेतान की हो जाती है मृत्यु। तो फिर डी.पी. खेतान की मृत्यु के बाद सदस्य किसको बनाया जाता है? तो सदस्य बनाया जाता है टी.टी. कृष्णमाचार्य को। यहाँ तक हो गया। अब इसके बाद अगली टॉपिक यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे कि संविधान को बनाने में संविधान सभा के कितने वाचन हुए थे। वाचन को पढ़ना है। वाचन के साथ साथ यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से जो राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया, संविधान सभा के द्वारा स्वीकार किया गया, या राष्ट्रगान को स्वीकार किया गया, और संविधान को बनाने में संविधान सभा को कितना समय लगा था। ये जो बाकी चीजें हैं, यहाँ से आगे तक की चीजों को हम लोग देखते हैं अगली वीडियो में। और चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। और यूपी टीजीटी पीजीटी की एग्जाम की डेट भी आ गई है, तो जिन लोगों का सोशल सब्जेक्ट है वो सोशल सब्जेक्ट के रूप में इस चैनल को मतलब सफलता पाने के लिए सोशल सब्जेक्ट में जैसे भूगोल हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, हिस्ट्री हो गया, तो इस चैनल को फॉलो कर सकते हैं। और कल से रेगुलर हम लोगों को यहाँ पर इस चैनल पर आपको भूगोल के लिए, टीजीटी पीजीटी के लिए आपको निरंतर एक क्रम में क्रमशः आपको सारी वीडियो मिलना प्रारंभ हो जाएंगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।